सारी तो एक बार थम्स अप कीजिए, ठीक है। अगर मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर तो आज का लाइव सेशन स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी से सब जुड़ जाइए। रतन, पायल, ठीक है, मेघवाल, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। जल्दी से सब ऐड हो जाइए। आज हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यस, तमन्ना राहुल, ओके, वॉइस क्लियर आ रही है। करें आज का लाइव सेशन स्टार्ट, ठीक है। पहले सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम काफ़ी टाइम बाद लाइव पे वापस ऐड हुए हैं। अब कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी हम अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट के लाइव अच्छे क्वेश्चन लेके आए और आपसे डिस्कशन हो। क्लियर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक रिएक्शन RCl प्लस NaOH ROH NaCl के लिए रेट लो आपको दे रखा है R इज इक्वल टू K1 RCl। तो इसकी आपका रेट क्या होगी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्रण को दुगना करने पर दुगना, बोलो एल्किल हाइड्राइड के सांद्रण को आधा करने पर आधा, अभिक्रिया के तापमान को बढ़ाने पर घटती है, अभिक्रिया के तापमान को बढ़ाने पर बोलो प्रभावित नहीं होती है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो इक्वेशन दे रखी है, आपको देखना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस बोलो क्वेश्चन को जस्टिफाई करेगा। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, रतन, पायल, तमन्ना, क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R इज इक्वल टू K1 और RCl। तो आपको पूछ रहा है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो सही है। क्या बोलो रेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से डबल करने पर डबल होगी? क्या एल्किल हैलाइड के दुगना करने पर दुगना होगी? क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगी? क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर नो चेंज होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि रेट तो RCl पे डिपेंड कर रही है, तो फर्स्ट NaOH वाले का तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसको डबल करूंगा तो ये डबल होगी, इसको हाफ करूंगा तो ये हाफ होगी। क्वेश्चन ऑप्शन है एल्किल हैलाइड के सांद्रण को आधा करने पर आधा, तो आपका B बिल्कुल इससे मैच खाता है और C और D तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर B होगा। क्लियर? अगर B क्वेश्चन समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, तो एक बार तब सब किए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बट आसान है, बहुत इजी है। बस आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि आपको ऑलरेडी रेट लो दे रखा है R बराबर K1 और आपको KCl दे रखा है। तो हमें जब ये मिल जाता है तब तो इसमें जो भी चेंज है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ये डबल तो डबल, हाफ तो हाफ, बोलो 4 टाइम्स और 4 टाइम्स। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप समझ में आया होगा आपको। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको बोला जा रहा है एक रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन को दुगना करने पर अभिक्रिया की वेग 4 गुना और A की सांद्रता को 3 गुना करने पर रेट 9 गुना हो जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक को जब हमने दुगना किया तो अभिक्रिया की दर बोलो 4 गुना और एक को 3 गुना किया तो दर, तो इसका मतलब हुआ डेफिनेटली ये रेट जो A की पावर x है, x क्या होगा?
तो मैंने कहा ए को जब हमने दुगुना किया तो बोलो कितना होगी रेट, 4 गुना हो गई। एक को जब हमने 3 गुना किया तो रेट 9 गुना हो गई। तो पक्का x इजिकल टू 2 ही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ए के सांद्रण के होगी नहीं, ए की सांद्रता के वर्ग के होगी। तो बोलो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी होगा। यस अमीषा जैन, वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आणविक अभिक्रियाओं की अपेक्षा आयनिक अभिक्रिया पूर्ण होने में समय अधिक लेती है, कम लेती है, समान लगता है, इनमें से कोई नहीं। आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ आयनिक रिएक्शन एज इन कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? जो आयनिक रिएक्शन होती है वो मॉलिक्यूलर की अपेक्षा, आपको पूछा गया है कि आणविक अभिक्रियाओं की अपेक्षा आयनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में समय कम लगता है या अधिक लगता है? उतना ही लगता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा है, थ्योरेटिकल है, बट एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। देखो जो आयनिक अभिक्रिया होगी वो तो नेचुरल है, फास्ट ही होगी मॉलिक्यूलर से। क्लियर? क्योंकि मॉलिक्यूलर में पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर बोलो होगी। आयनिक में तो फटाक से रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका क्या पूछा है? आणविक अभिक्रियाओं की अपेक्षा आयनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में समय हमेशा क्या लगेगा? कम लगता है, मिनिमम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखे कि आपका 2a प्लस बी चेंज इन ए टू बी, इसके लिए ए के समाप्त होने की दर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। क्लियर? तो बी के घटने की दर क्या आधी होगी, बी के घटने की दर के समान होगी, बी के घटने दर की दोगुनी होगी, ए टू बी के उत्पादन की दर के समान होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। फोर्थ का आंसर जल्दी से आंसर दीजिए। सबको गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ भी जाइए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना चाहिए? रेट इज इक्वल टू -1/2 dA अपॉन dt। क्लियर? ओके, इज इक्वल टू -dB अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस बोलो dA2B अपॉन dt। क्लियर? तो अपने को पूछा ए के समाप्त होने की दर, तो ए के समाप्त होने की दर तो -dA अपॉन dt होता है। तो इसको यहाँ पर बोलो इधर का देखें तो -2 dB अपॉन dt। बी के बोलो घटने की दर के दुगुनी होगी, बी के घटने की दर की आधी, ये बिल्कुल नहीं होगा। बी के घटने की दर के समान, ये भी नहीं होगा। बी के घटने की दर की दुगुनी होगी। हमारा रिएक्शन किसके साथ मिल रहा है? बोलो बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी समान ना होकर दुगनी होगी। तो आंसर क्या होगा? बोलो यस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा। अमीषा वेरी गुड। क्लियर? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज क्या होगा? करेक्ट आंसर। 4 का आंसर अमीषा ने बिल्कुल सही दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्लियर? ओके, 4 डिस्कस किया। नाउ 5 देखिए, किसी गैसीय अभिक्रिया की दर निम्न पद द्वारा दी जाती, ये दी गई है। यदि अभिक्रिया का पात आयतन प्रारंभिक आयतन से 1/42 का कम कर दिया जाता है, तो अब बताइए रेट क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। बोलो इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक बार आप दीजिए फिर मैं देता हूं आंसर।
यस नरेश डी, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब उन्होंने रेट इज इक्वल टू के ए और बी आपको दिया है, अब आपको पता है ये ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन है, हमेशा ये वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वॉल्यूम 1/4 किया है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बोलो 4 टाइम्स किया है, तो 4 ए और आपका 4 बी, तो क्या हो जाएगा 16। डी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, क्लियर। नरेश मिंडा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, डी होगा, क्लियर। क्योंकि आपको अगर वॉल्यूम में कुछ चेंज है तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर हम 6 की बात करें, एक रिएक्शन दी है N2 3H2 चेंज इन 2NH3, रिएक्टेंट का टेम्परेचर और आंशिक दाब निश्चित परिस्थितियों के अनुसार NH3 के उत्पादन की दर इतनी है, तो इन परिस्थितियों में H2 के परिवर्तन की दर क्या होगी। इसका मतलब एक गिवन इन्फॉर्मेशन NH3 की है, एक गिवन इन्फॉर्मेशन हमें पूछा है H2 का, तो हमारा लॉजिक कहता है कि दोनों को बराबर कर दो, 1 - 2 dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt, क्लियर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर बोलो प्लस dNH3/dt, इतना गिवन है। और वो कितना है बोलो, यहाँ पर देखा तो 10⁻³ है, क्लियर। तो यहाँ पर जब मुझे -d/H2/dt निकालना है, H2 के विघटन की दर निकालनी है, तो ये 3 उधर चला जाएगा, 3/2 10⁻³ तो 1.5 × 10⁻³ एक बार ऑप्शन देखा, फर्स्ट देखा हो नहीं सकता, बोलो डी देखा हो नहीं सकता, बचे दो ऑप्शन, 1.5 × 10⁻⁴ भी नहीं होगा, हाँ ये जरूर होगा, क्योंकि इसी को हम 0.00 बोलो 15 लिख सकते हैं, क्लियर। क्योंकि अगर ये पॉइंट हटाऊंगा या 4 आ जाएगा और 4 पहले 0 पॉइंट लग जाएगा, क्लियर। तो बी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोलो 3A + B चेंज ऑफ C + D अभिक्रिया की दर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, रेट लॉ आपको बताना है, क्लियर। -1/3 dA/dt इज इक्वल टू -dB/dt इज इक्वल टू +dC/dt इज इक्वल टू +dD/dt। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। यस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बहुत ही इजी, आपको आर पूछा है, बोलो -1/3 dA/dt क्लियर इज इक्वल टू -dB/dt इज इक्वल टू बोलो +dC/dt और यहाँ पर इज इक्वल टू +dD/dt। तो आपको ऐसा ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है, तो हमने देखा कि बोलो ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर। ओके नरेश क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अमीषा जैन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है 2A + 4B + C गैसीय रासायनिक समीकरण एक बंद पात्र में कराई जाती है, बी के सांद्रण 10 सेकंड में इतने की वृद्धि होती है, तो बी के दिखने की बोलो दर क्या होगी। तो हमने देखा कि हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ, ओके, और कुछ पूछा है, तो ये रिएक्शन दे रखी है जिसके अंदर आपको बोलो बी के
यहाँ पर बंद का तो कही जाती बी का सांद्रण इतने में चेंज होता है, तो बी के दिखने की, तो हमें पता है बी के अगर हम रेट करेंगे तो बी के रेस्पेक्ट में रेट जो होगी वो आपका क्या होगी, यहाँ पर बोलो बी के दिखने की दर, तो वो तो आपकी माइनस डी बी अपॉन डी टी होगी। क्लियर। तो हमने देखा बी की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 5 × 10⁻³ और कितना समय, 10 सेकेंड, तो ऊपर चला जाएगा 5 × 10⁻⁴। ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 2SO2O2 चेंज इन 2SO3, SO2 के विलुप्त होने का वेग बोलो इतना है, तो बनने का क्या होगा। तो हमने कहा कि ये और ये कंपेयर करते हैं, तो -1/2 DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू +1/3 DSO3 अपॉन dt। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये तो कट हो गया, इसका मतलब हुआ जो SO2 के डिसोसिएशन रेट दे रखी है वही SO3 के बनने की दर होगी, तो इसका मतलब सेम आंसर होगा, वही 1.2 × 10⁻³ यानी सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से ताप वेग होगा। तो हमने देखा, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि 10 डिग्री पर टेम्परेचर 2 टाइम्स इंक्रीज होता है, तो 50 तक ले जाना है, तो 0 से 10 में 2 टाइम्स इंक्रीज, बोलो अगेन 10 to 20 में अगेन 2 टाइम्स इंक्रीज, बोलो 20 से 30, बोलो अगेन 2 टाइम्स इंक्रीज। क्लियर। बोलो मैंने कहा 30 से 40 अगेन 2 टाइम्स इंक्रीज, और 40 से 50 अगेन 2 टाइम्स इंक्रीज, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, बोलो 4, 8, 16 और 32 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, बोलो ए होगा। क्लियर। 32 टाइम्स। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेट 2 गुना हो जाती है। अगर हमें बोले कि 50 तक हम कर देंगे तो रेट कितने गुना हो जाएगी, तो नेचुरल रेट जो है वो बोलो 32 टाइम्स यानी 2⁵ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरेटिकल है। एक कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया की वृद्धि बोलो के द्वारा करता है। एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि द्वारा, सक्रियण ऊर्जा में कमी द्वारा, अभिकर्मक से क्रिया करके, उत्पाद से क्रिया करके। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा को डिक्रीज करके रेट को क्या करता, इंक्रीज। तो आंसर क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा में कमी। बी इज करेक्ट आंसर। यस अमीषा, वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 12 आपके सामने है। क्लियर। 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि 290 पर एक अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट ये है, तो 300 केल्विन पर ये होगा। क्लियर। हमें पता है 290 से 300 केल्विन हुआ यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन बोलो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो रेट क्या हो जाती है, जब भी हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, क्लियर, बोलो आप समय को, तो रेट हमेशा क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। यस, डबल करते ही बी हो जाएगा, तो आपका 12 का आंसर बी। क्लियर। क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा, बोलो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिक्रियाकों की प्रकृति, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों का सांद्रता, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का ताप,
मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणुकता। इजी क्वेश्चन है। नंबर 13 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा? क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मॉलिकुलरिटी से कोई लेना देना नहीं है। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक रिएक्शन दी गई है और बोला फर्स्ट ऑर्डर की है, यदि पात्र का आयतन 1/3 कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर बोला तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपका जो है बोलो कुछ भी हो जाओ, यहाँ समथिंग पावर 1 होगी। अब अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम 1/3 करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो बोलो रेट भी क्या हो जाएगी? ट्रिपल। सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आपको इसको देख के आंसर नहीं बताना है, आपको बोला है कि यहाँ पर बोलो फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट है मतलब डेफिनेटली पावर 1 है। अब अगर आप वॉल्यूम को 1/3 करते हो, क्लियर, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स होते ही पावर 1 है तो रेट भी क्या होगी? 3 टाइम्स। क्लियर? ओके, सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है 2a + b, बोलो चेंज इन प्रोडक्ट, दोनों क्रियाकारकों की सांद्रण दुगना करने पर रेट 8 गुना बन जाती है और केवल बी की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी होती है। तो क्या होगा? हमने देखा कि सपोजेट ये रेट किया कि ए की पावर x लगाई और बी की पावर हमने y बनाई। क्लियर? ओके। और हम क्या देखते हैं कि जब हम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट 8 टाइम्स इंक्रीज होती है। रेट का 8 टाइम्स इंक्रीज होना में बताता है कि एक रिएक्टेंट की पावर 2 है और एक की 1 है। अब किसकी 2 है किसकी 1 है उसको कंफर्म करने के लिए अगेन हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जब बी की कॉन्सेंट्रेशन को दुगना करते हैं तो रेट 2 गुना ही होती है। इसका मतलब x बराबर 2 है और बोलो y बराबर 1 है। क्लियर? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ यहाँ 2 और यहाँ 1 आ रहा है? तो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अभिक्रिया ए + बी चेंज इन प्रोडक्ट, ए की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना पाया गया, परंतु बी की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है, तो दर नियम होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर बोलो सपोजेट ए की पावर x करे और b की पावर y करे, जब a को डबल करते हैं तो आपका जो रेट 4 टाइम्स हो जाती है, यानी x तो डेफिनेटली 2 है। जब b को हम डबल करते हैं तो रेट में कोई चेंज नहीं आता है तो y 0 है। तो इसका मतलब हुआ रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k 1 का स्क्वायर। क्लियर? और b की पावर 0 का मतलब लिखने से मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? बोलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा। क्लियर? उसके बाद 17, क्लियर, गलत कथन का चुनाव कीजिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। क्लियर? आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में बोलो नहीं गलत ऐसा भी पूछा जाता है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को देख के आंसर देना है। क्लियर? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आपका पहला अर्ध अभिक्रिया बोलो फर्स्ट ऑर्डर आपको बोला है रेट ऑफ हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रति स्वतंत्र होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का 0.693/k बोलो 1 होता है, तो टी हाफ नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी मेरे से रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो पहला नहीं होगा, क्योंकि पहला करेक्ट है। क्लियर? फिर आपको इकाई सांद्रण में परिवर्तन करने पर वेग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है
वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए K बराबर ए ई अपॉन आर टी। ये आर्रेनियस ने एक इक्वेशन दी है और बताया है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से रिलेशन रखता है। उसका मतलब ये हुआ कि बी वाला भी स्टेटमेंट सही है। अब हाफ लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर होती है उसका 0.69 डिवाइड बाय K1 होता है। इसका मतलब हुआ 0.693 बोलो टी हाफ इंटू K1 के बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो ये भी बोलो सही ऑप्शन है, तो यहाँ पर नहीं होगा। और आपको एक दे रखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट, तो हमें पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट ओनली मीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स होती है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? डी वाला है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? ठीक है, टेम्परेचर, मास, वेट और टाइम। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि K बराबर ए और ई अपॉन आर टी। यहाँ से भी पता चलता है, आर्रेनियस इक्वेशन से भी, और वैसे भी हमें पता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट, बोलो रेट कांस्टेंट जो है वो बोलो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। क्लियर? 18 का आंसर क्या होगा? बोलो ए होगा। क्लियर? ओके। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, किसी अभिक्रिया की दर सबसे धीमे पद द्वारा निर्धारित होती है, उस पद को क्या कहते हैं? जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं तो जब हम बोलते हैं कि ये स्टेप स्लो है तभी हम उससे रेट लो बनाते हैं। तो वो स्टेप क्या कहलाती है? रिएक्शन रेट, एक्टिवेशन स्टेप, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, डेफिनेटली वो RDS। क्लियर? RDS रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहलाती है। क्लियर? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, बोलो आपको एक क्वेश्चन है CCl3CHO CSCl3NO और CO की दर देने वाला समीकरण ये आपको दिया गया है और आपको बोला गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में प्रदर्शित किया जाए तो K की यूनिट क्या होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर रेट की क्या होती है, बोलो यहाँ पर दे रखा रेट इज इक्वल टू K CCl3CHO NO। तो रेट का तो दुनिया बदल जाए, रेट कभी नहीं बदलती, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? और इसका एक का करूंगा मोल पर लीटर, तो एक का भी करूंगा मोल पर लीटर। एक मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट हो गया तो ये उधर जाएगा, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी? बोलो मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, लीटर है, मोल इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है, तो इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? बोलो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेट लो दे रखा है तो उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करते हैं तो आपका मॉल बोलो इनवर्स, मैंने कहा लीटर सेकेंड इनवर्स या लीटर मॉल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों आज हमने बोलो केमिकल काइनेटिक के कुछ 20-20 बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए। आप अगर बोलो अभी लाइव में नहीं देख पाए तो भी इन क्वेश्चंस को जरूर देखें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। जरूर इस तरह से अपन लाइव में मिले बोलो मिलते रहेंगे। ओके, आज के लिए सबको बोलो गुड नाइट, गुड बाय। ओके।